अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज की जो वीडियो है उसमें हम टिनाइटिस का एक और बहुत ही अहम पहलू जो है डिस्कस करने वाले हैं। और आज बात होने वाली है इंसुलिन रेजिस्टेंस और टिनाइटिस का आपस में क्या रिश्ता है, क्या लिंक है, इसके बारे में। व्यूअर्स आज की वीडियो के बाद आपको ये फील होगा कि अब जो है टिनाइटिस पे दिन ब दिन और रोज़ ब रोज़ जो है घेरा तंग होता चला जा रहा है। और मैं बिल्कुल पैशनेट हूँ कि आपका ये जो प्रॉब्लम है उसको जो है हल करके ही छोड़ा जाए। ठीक है जी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो ये देखें, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो दो जो है वो कैफियत में आपको देखने को मिलती है। एक तो है वो प्री डायबिटीज़ अगर किसी को होती है, यानी कि अभी जो है इनको डायबिटीज़ नहीं हुई लेकिन ब्लड शुगर इनकी ऑफ एंड ऑन बहुत ज़्यादा रहती है और किसी वक्त भी जो है इनको डायबिटीज़ होने वाली है। ठीक है जी। एक इनमें देखने को मिलेगी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस। और दूसरा वाला जो है वो है टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है। ठीक है जी। अब जिन भी दो लोगों को जो है ना ये मसाइल होते हैं तो उनको आप कहते हैं कि जी अच्छा आप जो हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं। अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस दी, तो वो अगर आप इसकी डिटेल में थोड़ा सा जानना चाहते हो कि ये क्या होता है तो आप अगर वो वीडियोस देख लें तो चलें, आपको फिर ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। आज मैं सिर्फ फोकस करना चाहती हूँ टिनाइटिस और इसका जो लिंक है इस पर। लेकिन एक जो है आपने बात समझ ली कि इसमें जो है ग्लूकोज जो है ना, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस में वो बहुत ज़्यादा हुआ होता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हुआ होता है। ठीक है जी। अच्छा, जब ये ग्लूकोज आपकी बॉडी में ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी क्या करती है? फिर आपकी बॉडी क्या करती है कि इसको जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में बना के तो स्टोर करना शुरू कर देती है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, तो ये जो है ना अब ये क्या करता है कि ये डिफरेंट जगहों पे बाज़ औक़ात जो है ना ये जमा होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी लोग ज़ियादतीस का शिकार होते हैं वो फिर उसके बाद वो कोलेस्ट्रॉल हाई भी उनकी होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो है उनकी जो है वो जो खून की नालियाँ हैं वो भी तंग होना शुरू हो जाती हैं। उनके जो है दिल के मसले भी जो है वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो बड़ी भी ग्लूकोज है, बड़ी ये काम की बात और ये काम की वीडियो, और ये आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमने असल में इसको रेड में बनाए तो ज़्यादा शायद अच्छा लगे। अच्छा, तो ये ब्लड वेसल मैंने बनाने की कोशिश की। अच्छा जी, ये ब्लड वेसल है, ठहरें, ये बहुत ही बारीक सी हो गई। अच्छा, ये जो है यानी ये हमने बना रहे हैं ब्लड वेसल। ओहो, चलें ये इसे पर्पल से बना लेते हैं। अच्छा, ये ब्लड की वेसल है यानी कि खून की एक नाली। अच्छा, अब जो है अब क्या होता है कि जब ग्लूकोज आपकी बॉडी में बड़ी रहती है तो क्या करता है, ग्लूकोज जो का जो बड़ा रहना होता है वो जो है ये खून की नाली को, ये जो अंदरूनी जो लाइनिंग होती है इसको डैमेज कर देता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो डैमेज जो लाइनिंग हुई हुई होती है तो अब इस डैमेज लाइनिंग में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो कहीं से घूमता घामता इधर आके लग जाता है। ठीक है। तो ये अब आप देख रहे हो कि ये जो है ये खून की नाली है जहाँ ऐसे ये ब्लड फ्लो गुजर रहा था और ये यहाँ पे जो है ना ये एक क्लॉट बनना शुरू हो चुका है। अच्छा, अब ये जो एक जो है ना कैल्शियम जो आपकी बॉडी में मौजूद होती है, ठीक है, तो अब ये जो कैल्शियम होती है ना वो जहाँ देखती है, अब ये कैल्शियम यूजुअली तो आपको पता है कि जो हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनमें कैल्शियम पाई जाती है और उसको जो है सीधा अगर आंतों से एब्जॉर्ब होना है, जज़ब होना है, खून में जाना है, उसके बाद उसको जो है वो हड्डियों में चला जाना चाहिए। ठीक है, कैल्शियम को। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये जो कैल्शियम है बाज़ औक़ात वो दीवानी सी हुई हुई, वो बाज़ औक़ात जहाँ जहाँ कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो रहा है वहाँ वहाँ कैल्शियम आके तो इसके ऊपर लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये अब ये कैल्शियम जो है ना इसके ऊपर आके तो इसने लेयर बनानी शुरू कर दी, कोलेस्ट्रॉल था। ठीक है, तो ये दीवानी सी इसको जाना तो था उधर हड्डियों में, लेकिन कैल्शियम जो है उसने देखा कोलेस्ट्रॉल यहाँ है तो वो आके इसके ऊपर जो है ना चिपक गई। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि पहले जो है वो डैमेज हुआ ब्लड वेसल का, उसके बाद इधर क्या आई, कोलेस्ट्रॉल आ गई, इधर लग गई। अच्छा, और ये जो था इधर आके कैल्शियम जो थी वो अपनी जगह की बजाय कहीं और ही ये जो है आके इकट्ठी होना शुरू हो गई ऐसे। तो यहाँ पे फिर आप ऐसे बंदे को अब क्या हो रहा होगा, अब देखें हमें तो पता भी नहीं होता हमारे अंदर क्या चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, तो अब ऐसे बंदे को क्या हो रहा है, अब इसकी जो ब्लड सप्लाई है ऐसे पर्सन की, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो रही है।
अब ये जोन सी भी जहाँ पे भी ये जिस भी ब्लड वेसल में ना, आप चाहे तो ये कोई ब्रेन की ब्लड वेसल है, चाहे ये दिल की ब्लड वेसल है, ये जो है मैंने आपको बताया कि ये किस तरह क्लॉट बनता है, ठीक है। क्लॉट फॉर्मेशन जो है ये इस तरह से हो जाती है, और उसके बाद ये कैल्शियम आके लगी तो अब क्या होगा कि ये नैरोइंग ही हो गई है, बिल्कुल ना ये नैरो हो गई है। अब यहाँ से ब्लड गुजरा है, लेकिन ये इधर से ऐसे इससे टकराता है, इससे ये जो आपकी हार्ड हुई हुई है ब्लड वेसल की वॉल, और फिर ये आगे जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो है ना मुश्किल से ये ब्लड गुजर है। अच्छा, अब ऐसा जो बंदा है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब ये जो ब्लड वेसल थी ये किसी की नेक में मौजूद थी, कैरोटिड में फॉर एग्जांपल हो गई थी, ठीक है। ये इनका सायर है, ये इनके कान है, और ये जो ब्लड वेसल है वो यहाँ कहीं थी। तो अब ये आपको पता है कि ये जो ब्लड वेसल होती है जो यहाँ पे मौजूद होती है, इसने आपके कानों को भी सप्लाई करना होता है। सॉरी, ये कलर्स थोड़े से चेंज करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, तो ये जैसे यहाँ पे अब ये ब्लॉकेज हुआ हुआ है इसके, ठीक है, यहाँ पे। तो अब इसी ने जो है आपके दोनों कानों को सप्लाई करना था। अगर यहाँ पे जो है इसकी तंगी आ गई है तो ये जो खून की सप्लाई है दोनों कानों में, ये डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे सूरत में ऐसे पर्सन को क्या हो रहा है, हो सकता है उसको एक पल्सेटाइल टिनाइटिस हो रहा हो, ठीक है। तो अब अगर तो ये बंदा शुगर का मरीज़ है तो चलें, फिर तो हमें पता है कि ये जो हैं डायबिटीज़ है, उनको साथ जो है पल्सेटाइल टिनाइटिस, यानी कि कान में धड़कन की आवाज़ आ रही है, या कान में लगता है कि जैसे कोई ट्रेन चल रही है, या ऐसे लगता है कि स्विश 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 बहुत फास्ट कुछ आवाज़ आ रही है, जैसे कोई बहुत पानी एक गुजर है, ठीक है जी। अच्छा, तो इसे आप कहते हो पल्सेटाइल टिनाइटिस। अच्छा, तो इसकी वजह ये है कि जो मेन इनकी ब्लड सप्लाई है उसमें जो है वो एक क्लॉट बन चुका है, यानी उसकी हार्डनिंग हो चुकी है, ब्लड वेसल की जो वॉल है वो डैमेज हुई हुई है और वो सख्त हो चुकी है, और उसमें जो है आपने देखा कि वो कैल्शियम भी जमा हो चुकी है और कोलेस्ट्रॉल भी जमा हो चुका है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो ब्लड वेसल अगर बड़ी है तो ये इस तरह के मसाइल आपको देखने में मिलेंगे, और अगर छोटी भी कोई ब्लड वेसल हो, जैसे कान के अंदर ही जो होती हैं छोटी छोटी सी वरीदें और इस तरह की, तो उनमें भी ये मसाइल हो सकते हैं। तो उससे भी जो है फिर आपके कान की जो सप्लाई है ब्लड की वो डिस्टर्ब होगी, और आपको जो है वो टिनाइटिस या और आपको और इसके अलावा भी मसाइल हो जाते हैं। देखें, टिनाइटिस जो है ना वो ऑलवेज़ एक क्या है, एक अलामत है, और ये आपको, ये असल में आपकी बॉडी टिनाइटिस के ज़रिए आपसे मुखातिब है, और वो आपको कह रही है कि भाई मुझे कोई मसला है, मुझे ठीक करो, ठीक है, मुझे ध्यान दो, मुझे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, मुझे आप जो है ना अटेंशन दो, मेरा मसला जो है कहीं बढ़ रहा है उसको आप एड्रेस करो। तो टिनाइटिस को आप इसी तरह एक अलार्म के तौर पे देखें, एक सिग्नल के तौर पे देखें, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो चलें, यहाँ तक बात समझ आ गई है, लेकिन अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अच्छा ये जो अब ये जो क्लॉट बन रहा है इसको साफ़ कैसे करना है, यानी क्या कोई ये तरीका है कि ये जो डैमेज हो चुका है ब्लड वेसल का और ये जो अब ये हार्डनिंग हुई हुई है, ये इधर जो है जनाब कैल्शियम जमा हो गई है, इसको कैसे साफ़ करें। तो ये जो अब आप इसके लिए जो है ना, जो अब नई वाली जो अल्लाह का शुक्र है कि चलें कोई अच्छी अच्छी मेडिसिन आ जाती हैं और फिर जो है चलो इंसानों के मसले जो है वो हल कर देती हैं। तो इसमें जो है ना विटामिन D3 और K2, ठीक है, ये K1 नहीं है, ये K2 है, ठीक है। तो ये विटामिन D3 और K2 जो होती है ना, ये इस तरह की ये जो हार्डनिंग हुई हुई है, या आप कह लें कि ये जो ब्लड वेसल्स जो है ना वो तंग हुई होती है ना, उनको साफ़ करने के लिए जो है ना ये विटामिन D3 और K2 का कॉम्बिनेशन है। वो कैसे भाई ये होता है? अच्छा, इसमें देखें जो विटामिन D3 है वो तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि वो ऑलवेज़ चाहिए होता है आपकी जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे अगर आप खुराक में कैल्शियम लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में जज्ब होगी तभी जब आपकी बॉडी में विटामिन डी मौजूद है। अच्छा, विटामिन डी जो है वो उसको एब्जॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन अब इस कैल्शियम को पहुंचना होता है हड्डियों में, लेकिन कभी कभी वो रास्ता भूल के कैल्शियम जो होती है वो उधर ही बाज़ का बैठ जाती है ब्लड वेसल्स में। तो फिर ऐसी जगहों पे क्या होता है, आपको ये K2 जो होता है ना, ये उस कैल्शियम को हेल्प करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई पागल सा हो और कोई किसी जैसे रोड पे बैठ जाए और फिर एक चौकीदार आए और वो उसको कहे कि भाई उठो, चलो तुम्हारा घर उधर है, ठीक है। तो इसी तरह K2 जो है ना वो कैल्शियम को उधर से उठाती है, वो कहती है कि भाई तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम इधर खून की नालियों में क्यों बैठी हुई हो, ठीक है, तो तुम जो है जाओ
और बोन्स में चलो, ठीक है, तो वो इधर से जो है ना ये कैल्शियम को हटा देती है। तो फिर ये जो हार्डनिंग होती है ना, ये जो ब्लड वेसल की जो ये सख्ती हुई हुई होती है, तो ये इधर से क्लियर हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम इधर से फिर उठ के उसको याद आता है कि अच्छा भी मैंने बोन्स में जाना था। तो वो जो है ये जो लीड करता है ना इस पार्ट को, ये आपका K2 करता है। तो इसलिए विटामिन D3 और K2 लेना होता है ऐसी कैफियत में जहाँ आपकी जो है जो सॉरी ये D3 है और विटामिन K2, ठीक है जी। तो ये इसको 3 पढ़ें और उसको K2। तो ये विटामिन D3 K2 का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हर जगह अब तो दस्तयाब है, ऐसी कोई ये नायाब चीज़ नहीं है। ये जो है ऐसी सूरत में आप लेंगे अगर टिनाइटिस हो रहा है और हार्डनिंग हो रही है, तो इसमें अब डिफरेंट ही स्ट्रेंथ्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये एज अ सप्लीमेंट है। इस पर अब तो काफ़ी रिसर्च भी हो चुकी है कि इसका जो है ये ठीक है कि ये अगर आपने खून की नालियाँ जो है ना वो उनको क्लियर करना है, उसके लिए जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और इससे जो है ये आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है वो भी ठीक होने की जो है इसमें काफ़ी वो पाई जाती है, क्योंकि जो K2 है वो इंसुलिन के रिसेप्टर्स को भी ना वो अप रेगुलेट कर देता है सेल्स में। तो इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए भी जो है विटामिन D3 और K2 का कॉम्बिनेशन जो है आप लेते हो, ठीक है। तो इससे अगर आप ज़्यादा एडवांस लेवल पे डिस्कस करना चाहते हैं, आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो कि ये आपके लिए सूटेबल है नहीं है। तो ये K2 एक डिफरेंट है। वैसे तो विटामिन K1 जो होता है वो आपको पता है कि वो क्लॉटिंग में यूज़ होता है, यानी कि खून को जमाने में, लेकिन K2 जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट एक कॉम्बिनेशन है। और ये कैल्शियम को जो है ना वो कहता है चलो भी चलो हड्डियों में, यानी कैल्शियम को रास्ता दिखाने के लिए विटामिन K2 यूज़ होता है। तो ये आप टिनाइटिस जिन लोगों का हो रहा है और उनको लग रहा है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट कौन लोग होंगे? एक तो वो मोटे से होंगे, ठीक है, और ये इनकी जो है वो टमी जो है वो बड़ी सी होगी। अच्छा जी, इधर हो सकता है फिर ये लेग्स हों बड़े सी हो, यानी कि वज़न बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंट अगर कोई है शख्स तो। वैसे तो आप फास्टिंग जो है वो अपनी ब्लड शुगर चेक करवा सकते हो, हीमोग्लोबिन A1C चेक करवा सकते हो, और इससे जो है आपको पता चल सकता है कि भाई आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है। लेकिन वैसे भी अगर देखें तो अगर कोई शख्स मोटा है और उसको जो है यहाँ बहुत ज़्यादा फ़ैट है, ये पेट के ऊपर चर्बी है, तो और इसके अलावा उसको टिनाइटिस भी हो रही है, तो हो सकता है कि ऐसा जो शख्स है अगर उसको अभी ब्लड शुगर जो है वो नहीं उसने चेक करवाई, उसको नहीं पता कि उसको डायबिटीज़ है या नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि उसका जो टिनाइटिस है हो सकता है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा हो। तो अगर आप उसको एड्रेस करोगे इंसुलिन रेजिस्टेंस को एक तो, और दूसरे नंबर पे जो है अगर ब्लड वेसल्स भी किसी की डैमेज हो चुकी हैं, ब्लड वेसल्स देखें वो अब ज़ाहिर यंग जो लोग हैं उनकी तो नहीं डैमेज होंगी, वो वही लोग होंगे, मिडिल एज पीपल होंगे जो उनमें हो सकता है कि वो जिनको डायबिटीज़ है ऑलरेडी से, उनकी जो होती है ना ब्लड वेसल्स ज़ाहिर है कि वो आस्ता आस्ता ब्लॉकेज की तरफ जा रही होती हैं, तो वो वाला जो मसला है वो उनमें होगा। लेकिन अगर यंग जो लोग हैं जैसे कि 21-25 ये साल है, तो हो सकता है कि वो बच्चे जो हैं वो अभी ज़ाहिर है उनमें शुगर नहीं है अगर, तो हो सकता है कि वो अभी प्री डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं या इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है ना वो टिनाइटिस जो है उन्हें देखने में मिल सकती है। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप जो है वो अपने जो है वो प्रॉपर इस चीज़ को ध्यान दो, अपने टेस्ट करवाओ, और फिर उसको आप ट्रीट करेंगे तो आपका टिनाइटिस भी जो है ना वो भाग जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, तो ये एक छोटी सी काविश थी एक टिनाइटिस को दूर भगाने के लिए, और उम्मीद है कि आपने इसमें कुछ नई बात लर्न की और ये आपके जो है काम भी आए। हमेशा आप अपने डॉक्टर से जो भी मसला हो वो ज़रूर डिस्कस करें। कोई नई दवाई, कोई मेडिसिन आप यूज़ करना चाहते हो तो वो हर बंदे के लिए डिफरेंट होती है। जैसे आप कोई प्रेग्नेंट वूमेन है उसके लिए भी एक डिफरेंट स्ट्रेंथ बाज़ों का चाहिए होती है, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को तो वैसे थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। तो वो हमेशा आप अपने डॉक्टर का जो मशवरा है उसी पे आप अमल करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।